Hello, good morning students. So in our today's video we are going to read about the literary devices that are used in the poem An Essay on Man that is written by Alexander Pope, and its subtitle is Of the Nature and State of Man. So in our last video we have already read this poem. So in this video we will discuss about the literary devices. Okay, so first of all पोएम का जो सबटाइटल है वो ऑफ द नेचर एंड स्टेट ऑफ मैन भी है, और पोएम जो है वो 1734 में पब्लिश हुई थी. सो द पोएम इज़ रिटन इन हेरोइक कपलेट्स. पोएम जो है वो हेरोइक कपलेट्स में लिखी गई है. एंड हेरोइक कपलेट्स का मतलब होता है अ पेयर राइमिंग पेयर ऑफ टू लाइन्स. ठीक है, टू लाइन्स का राइमिंग पेयर जो आपस में राइम करता है, एंड दैट इज़ रिटन इन आइएम्बिक पेंटामीटर, और जो आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है. ठीक है, तो हेरोइक कपलेट्स जिसको हम हिंदी में दोहे कहते हैं, ठीक है, जो आपस में राइम करती हैं. तो दो लाइन्स जो आपस में राइम करती हैं और जो आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं. इसका जो फर्स्ट टाइम यूज़ करने का क्रेडिट दिया जाता है, जब इसका यूज़ किया गया था तो वो जियोफ्री चौसर को दिया जाता है, जिन्होंने अपनी कैंटरबरी टेल्स में इसका यूज़ किया था. और उसके बाद में इसका यूज़ करने के लिए 18th सेंचुरी में हम जॉन ड्राइटन और अलेक्जेंडर पोप को जानते हैं, जिन्होंने इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया था. ठीक है, इट हैज़ द राइम स्कीम ऑफ ए ए बी बी एंड सो ऑन. ठीक है, तो जो हमारी पोएम है उसमें हम इसी तरह से राइम स्कीम देखते हैं, ए ए बी बी सी सी डी डी, क्योंकि हमें पता है कि लाइंस जो हैं, दो लाइंस वो आपस में राइम कर रही हैं. तो इसमें राइम स्कीम सेम होगी, जैसे स्केन मैन ए ए, स्टेट ग्रेट बी बी. ठीक है, नेक्स्ट हम पोएम में एजोनेंस, कॉन्सोनेंस एंड एलिट्रेशन के एग्जांपल्स देखते हैं. तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कपलेट दिया है. बाकी के जो एजोनेंस, एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस के जो एग्जांपल्स हैं वो आप खुद से पोएम पढ़ने के बाद में सर्च कर सकते हैं. Know then thyself, presume not God to scheme, the proper study of mankind is man. सो फर्स्ट लाइन में जब हम देखते हैं नो और गॉड को, सो यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन है नो और गॉड का वो सेम है, इसलिए यहाँ पर एजोनेंस है. ठीक है, क्योंकि वोवल साउंड की रिपीटिशन हो रही है. और सेकंड लाइन में जब हम देखते हैं मैन काइंड एंड मेन, तो इसमें एम जो है उसकी रिपीटिशन हो रही है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है. ठीक है, एंटीथीसिस की बात करें कि एंटीथीसिस क्या होता है, juxtaposition of two words, phrases, clauses or sentences contrasted or opposed in meaning in such a way as to give emphasis to contrasting ideas. जब हम दो वर्ड्स को देखते हैं, दो फ्रेजेस को देखते हैं, दो क्लॉजेस को देखते हैं या फिर सेंटेंसेस को देखते हैं, ठीक है, जिनकी मीनिंग जो होती है वो कैसी होती है, कॉन्ट्रास्टिंग होती है मीनिंग. ठीक है, और वो इस तरह से एम्फेसाइज किए जाते हैं जैसे कि दे आर रिप्रेजेंटिंग द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़. ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है एक दूसरे के अगेंस्ट एक तरह से, ठीक है, ऑपोजिट. तो ऐसा लगता है उन वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को या फिर क्लोजेस को देखने से जैसे कि उन दोनों का जो मीनिंग है वो आपस में कैसा है, कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग है, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ है. ठीक है, वो एम्फेसाइज कर रहे हैं ऑपोजिट मीनिंग्स को. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट लाइन हम देखते हैं नो देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्किन. तो जब हम फर्स्ट टाइम लाइन को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि ये दो तरह की, दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रही है लाइन. ठीक है, जैसे बोर्न बट टू डाई एंड रीजनिंग बट टू अर्थ. ठीक है, जैसे कि हमारा जो जन्म हुआ है, ह्यूमन जो है, दे आर बोर्न टू डाई. ठीक है, उनका जन्म ही मरने के लिए हुआ है. ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे वी विल डाई. एंड रीजनिंग बट टू एयर. ठीक है, हम हमारी रीजनिंग का यूज़ करते हैं, रीज़न का यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी किस लिए करते हैं, मिस्टेक करने के लिए. ठीक है, गलती करने के लिए. तो जब हम पहली बार लाइन को पढ़ते हैं, सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, सेंटेंस को पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये जो लाइन है वो कैसी है, कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस है ये. ठीक है, क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल. ठीक है, तो पोएम जो है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है एंटीथेसिस का. ठीक है, पोप ने एंटीथेटिकल लाइंस का यूज़ किया है यहाँ पर, और एंटीथेसिस का मतलब हमें समझ में आ गया, जहाँ पर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस जो होते हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग को प्रेजेंट करते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, द ग्लोरी, जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ड जो है लाइन है वो एंटी क्लाइमैक्स का एग्जाम्पल है.
ठीक है। एंटी क्लाइमेक्स का मतलब होता है जब हम किसी हायर लेवल की चीज़ से स्टार्ट करते हैं और उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे डाउन होता है, जैसे कि द ग्लोरी, ठीक है। हाईएस्ट, हम हाईएस्ट मीनिंग की बात कर सकते हैं एक तरह से कि द ग्लोरी। जेस्ट, जेस्ट का मतलब होता है प्रैंक कह सकते हैं, जोक कह सकते हैं। एंड रिडल, रिडल का मतलब होता है एक तरह से पहेली होना। सो द मेन इज़ लाइक द ग्लोरी, जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ड, ठीक है। ऑक्सीमोरन का भी एग्जाम्पल है यहाँ पर, डार्कली वाइज, ड्यूटली ग्रेट। जब दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को साथ में प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि डार्कली वाइज की द मैन इज़ डार्क एंड वाइज, मीन्स द मैन इज़ इग्नोरेंट एज वेल एज वाइज, ठीक है। इग्नोरेंट भी है बहुत सारी चीज़ों को लेकर और बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो वाइज भी है, बुद्धिमान भी है, ठीक है। ही इज़ ग्रेट येट ही इज़ रूड, ग्रेट भी है और रूड भी है। सो इट्स अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन। एपिग्रेम, एपिग्रेम का मतलब होता है अ ब्रीफ, इंटरेस्टिंग, मेमोरेबल एंड समटाइम्स सरप्राइजिंग और सटायरिकल स्टेटमेंट, ठीक है। एक शॉर्ट स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो इंटरेस्टिंग भी होता है, छोटा होता है, मेमोरेबल होता है, ठीक है, और एक अम्यूजिंग वे में एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट अ प्रे टू ऑल। तो इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग जो है वो कैसा है, ही इज़ द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स का मतलब है यहाँ पर जैसे कि ही हैज़ द पावर, ही हैज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस यूनिवर्स रिगार्डिंग, या फिर अपन कहें कि द फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है। तो साइंस के फील्ड में अगर बात करें तो ही इज़ द लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, ठीक है। उसके पास में बहुत नॉलेज है, ठीक है, उसने बहुत सारे डिस्कवरीज़ की हैं, बट येट अ प्रे टू ऑल, लेकिन फिर भी वो इन सभी चीज़ों का क्या है, शिकार है एक तरह से। और जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि अगर हम अभी प्रेजेंट में इस पेंडेमिक को लें, ठीक है, तो हम इस सिचुएशन को देख सकते हैं, ठीक है। ही इज़ द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट अ प्रे टू ऑल, ठीक है। When there is nothing in his hand, जब उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। सोल जज ऑफ ट्रूथ इन एंडलेस एरर हर्ड। मेटाफर की बात करें, प्लेस्ड ऑन दिस इस्थमस ऑफ अ मिडिल स्टेट, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग जो है, मैन जो है, उसको इस्थमस से कंपेयर किया गया है कि जैसे इस्थमस जो है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि इस्थमस इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, जो दो जगहों को, दो पोर्शंस को जॉइन करती है, ठीक है। एंड इट हैज़ अ मिडिल स्टेट, ठीक है। सेम वे में ह्यूमन बीइंग ऑल्सो हैज़ अ मिडिल स्टेट इन दिस यूनिवर्स, अ ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, ठीक है। ये हमारी यूनिवर्स की जो चेन है, ठीक है, ये जो पूरी चेन है, गॉड से लेके सभी चीज़ों को जिसमें इंक्लूड करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को, ह्यूमन बीइंग्स को, ठीक है, पेड़ पौधों को, जानवरों को, ठीक है। तो ये जो ग्रेट जो चेन है, उस चेन में एक तरह से ह्यूमन बीइंग जो है, मैन जो है, मैन हैज़ अ मिडिल स्टेट, ठीक है। मीन्स वो चीज़ों को जानता भी है, नहीं भी जानता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के पास के लिए उसके पास में पावर्स भी हैं और नहीं भी है, ठीक है। इग्नोरेंट भी है और वाइज भी है। तो इट्स लाइक ही हैज़ अ मिडिल स्टेट इन एवरीथिंग, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के बीच में है। तो ये मेटाफर का एक एग्जाम्पल है। So these are the literary devices that are used in our present poem, an essay on man.